दोस्तों कैसे हैं आप सब। मुझे उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों आज हो चुका है 17 जून 2021। तो आज की बिहार की टॉप न्यूज लेकर आए हैं आपके लिए। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप नए आए इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज। दोस्तों मौसम विभाग ने बिहार में अगले 24 घंटे के लिए चेतावनी जारी की है। यह पूर्वी और पश्चिमी चंपारण, मधुबनी, सीतामढ़ी, दरभंगा, शिवहर, सुपौल, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार में भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी कर दिया है। इसके साथ ही मौसम विभाग की तरफ से मिली जानकारी के मुताबिक कई इलाकों में अभी 5 दिनों तक बारिश होगी। यह बताया जाता है कि बिहार में गंडक नदी के तटवर्ती इलाकों में भारी बारिश की संभावना है। जैसे सिवान, गोपालगंज, पश्चिमी चंपारण और पूर्वी चंपारण में रेड अलर्ट जारी कर दिया है। यह बीते 2 से 3 दिनों से ही भारी बारिश हो रही है। कल भी बिहार के अलग अलग क्षेत्रों में अच्छी खासी बारिश दर्ज की गई थी। दोस्तों क्या आपको पता है कि सरकार की तरफ से बेटियों की शादी के लिए 51,000 रुपए दी जा रही है। यह सरकार ने लड़कियों के लिए कई योजना चला रही है। इन योजनाओं का उद्देश्य लड़कियों में उच्च शिक्षा को बढ़ावा देना है। इन योजनाओं में पीएम शादी सगुन योजना यानी कि PMSSY भी शामिल है। यह देश में अल्पसंख्यक समुदाय में मुस्लिम समुदाय की आबादी सबसे अधिक है। यह अल्पसंख्यक समुदाय में खासतौर पर मुस्लिम समाज में लड़कियों में उच्च शिक्षा की स्थिति बहुत खराब है। ऐसे में PMSSY को देश के अल्पसंख्यक समुदाय की लड़कियों में उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से शुरू किया गया है। पीएम शादी सगुन योजना में शादी से पहले स्नातक की पढ़ाई पूरी करने वाली मुस्लिम लड़कियों को मोदी सरकार 51,000 रुपए देती है। इस योजना का मकसद मुस्लिम लड़कियों और उनके अभिभावकों को इस बात के लिए प्रोत्साहित करना है कि लड़कियां विश्वविद्यालय या फिर कॉलेज स्तर की पढ़ाई पूरी कर सके। यह सरकार द्वारा शुरू की गई शादी सगुन योजना का लाभ उन्हीं मुस्लिम लड़कियों को मिलता है जिन्होंने स्कूली स्तर पर बेगम हजरत महल राष्ट्रीय छात्रवृत्ति हासिल की है। आपको बता दूं कि बेगम हजरत महल राष्ट्रीय छात्रवृत्ति मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध और जैन पारसी समुदाय की लड़कियों को दी जाती है। दोस्तों बिहार बोर्ड के इंटर एडमिशन प्रक्रिया का शेड्यूल जारी कर दिया है। बिहार के इंटर स्कूल और कॉलेजों में एडमिशन के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 19 जून 2021 से शुरू होगी। इच्छुक छात्र 28 जून 2021 तक OFSSBihar.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। यह बोर्ड ने कहा है कि छात्र किसी भी विश्वविद्यालय का विकल्प चुनने से पहले वहां की पिछले साल की कट ऑफ जरूर देख लें। यह पिछले साल की कट ऑफ देखकर ही स्कूल की वरीयता का चयन करें। बिहार बोर्ड ने एडमिशन की पूरी गाइडलाइंस भी जारी कर दी है। यह बोर्ड ने कहा है कि इंटरमीडिएट में इस बार 17,02,000 सीटों पर एडमिशन लिया जाएगा। नामांकन फॉर्म भरने में कोई दिक्कत ना हो इसके लिए बोर्ड ने हेल्पलाइन नंबर जारी कर दिया है और यह नंबर है 061222300009 है। दोस्तों कोरोना से ठीक हुए कई मरीजों में ब्लैक फंगस और व्हाइट फंगस के बाद येलो फंगस नाम की बला भी सामने आई है। इन सब के बाद अब ग्रीन फंगस नाम का खतरनाक संक्रमण सामने आया है। इंदौर में एक वरिष्ठ डॉक्टर ने बताया है कि कोरोना से ठीक हुए एक मरीज में ग्रीन फंगस की सूचना मिली है। यह डॉक्टर ने कहा है कि इलाज के लिए एयर एम्बुलेंस के जरिए मुंबई शिफ्ट कर दिया गया है। हॉस्पिटल के डॉक्टरों ने कहा है कि कोरोना से ठीक हुए मरीजों का परीक्षण इस संदेह में किया गया है कि कहीं उसे ब्लैक फंगस ना हो, लेकिन इसके बजाय उनके साइनस, फेफड़े और रक्त में ग्रीन फंगस का संक्रमण पाया गया है। डॉक्टर ने कहा है कि कोरोना से ठीक हुए लोगों में ग्रीन फंगस संक्रमण की प्रकृति अन्य रोगों से अलग है या फिर नहीं, इस पर और अधिक रिसर्च करने की जरूरत है। दोस्तों इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है और यह खबर बिहार के वार्ड सदस्यों के लिए खुशखबरी है। नीतीश सरकार ने वार्ड सदस्यों के लिए बड़ा ऐलान किया है। बिहार सरकार ने हर महीने वार्ड सदस्यों को लगभग 5,000 रुपए मेंटेनेंस कार्य के लिए देने का ऐलान कर दिया है। मंगलवार को सीएम नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में इस प्रस्ताव पर मोहर लग गई है। बिहार सरकार में पंचायती राज विभाग के मंत्री सम्राट चौधरी ने कहा है कि पंचायती राज विभाग के माध्यम से चल रहे काम मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल निश्चय योजना के तहत दीर्घकालीन अनुरक्षण को लेकर सरकार ने बड़ा निर्णय लिया है। अनुरक्षण नीति यानी कि रख रखाव के नीति के तहत 15वें वित्त आयोग के अनुदान की प्राप्ति के महज 7 दिनों में पंचायत सचिव, ग्राम पंचायत सचिव द्वारा हर महीने 4,000 रुपए वार्ड सदस्यों और प्रबंधक समिति के खाते में ट्रांसफर किया जाएगा। यह मंत्री सम्राट चौधरी ने बताया कि सरकार के इस निर्णय से मेंटेनेंस कार्य में लगे लोगों को 2,000 रुपए हर महीने दिए जाएंगे और बाकी के 2,000 रुपए का उपयोग जलापूर्ति योजनाओं के रख रखाव में किया
जाएगा। यह सम्राट चौधरी ने कहा है कि नल जल योजना के मेंटेनेंस कार्य के लिए ये पैसे दिए जाएंगे। 15वें वित्त आयोग से वार्ड सदस्यों को 2000 रुपए दिए जाएंगे। इन पैसों से गांव के विकास में मदद मिलेगी। दोस्तों, पश्चिम बंगाल में सत्ता की गद्दी एक बार फिर से हासिल करने के बाद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी आगामी चुनाव को लेकर रणनीति बनाने में जुट गई है। जी हां, ममता बनर्जी की अगुवाई वाली टीएमसी ने प्रशांत किशोर की भारतीय राजनीतिक कार्रवाई समिति को बोर्ड में शामिल कर लिया है, यानी कि आईपैक को शामिल कर लिया है। जी, इसी के साथ साल 2026 तक प्रशांत किशोर और ममता बनर्जी का साथ बना रहेगा। जी हां, एनडीटीवी की रिपोर्ट के मुताबिक आईपैक के इस संस्करण का नेतृत्व प्रशांत किशोर डे बाय डे नहीं करेंगे, क्योंकि वह पहले ही कह चुके हैं कि वे अब अपनी जगह खाली करना चाहते हैं। जिसके बाद अब यह देखना दिलचस्प होगा कि आईपैक और इसकी 9 सदस्यों की टीम प्रशांत किशोर के बिना किस तरीके के काम करती है। दोस्तों, लोक जनशक्ति पार्टी में सियासी खींचतान जारी है। चिराग पासवान ने लोजपा कार्य समिति की वर्चुअल बैठक के बाद बगावत करने वाले अपने चाचा पशुपति पारस समेत सभी 5 सदस्यों को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया। चिराग पासवान के इस कदम को पशुपति ने अब आड़े हाथों लिया है। पशुपति पारस का कहना है कि किस हैसियत से चिराग ने उन्हें और सांसदों को पार्टी से निकाला है। उन्हें पहले नियम की जानकारी होनी चाहिए। पशुपति पारस का कहना है कि उनको पार्टी से निकालने का अधिकार नहीं है। चिराग पासवान पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि कार्य समिति की सूची क्या उनके पास है। कार्य समिति की उनकी बैठक असंवैधानिक है। सर्वसम्मति से 17 जून को राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होगा। यह पशुपति ने दावा किया है कि आंकड़े उनके पक्ष में ही 99% लोग वर्तमान राष्ट्रीय अध्यक्ष के कार्यकलाप से नाखुश थे। चिराग पासवान के फैसले से लोगों में नाराजगी थी। सबकी राय थी कि नेतृत्व परिवर्तन जरूरी है। उन्होंने कहा कि आगे चिराग के लिए अभी मौका है। परिवार का बेटा है, काम करे, पार्टी में रहे, हमें इससे कोई भी आपत्ति नहीं है। दोस्तों, देश में डिजिटल पेमेंट के जरिए हो रही धोखाधड़ी का पर्दाफाश करने के लिए गृह मंत्रालय का साइबर सेफ व्यापक रूप से काम कर रहा है। एक तरफ जहां इससे डिजिटल फर्जीवाड़े को उजागर किया जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ डिजिटल पेमेंट्स को सुरक्षित बनाया जा रहा है। गृह मंत्रालय ने बताया है कि इसकी वजह से देश के 18 राज्यों में फर्जीवाड़ा करने वाले गैंग का पर्दाफाश किया गया है। इससे पहले 11 जून को 78 वर्षीय उदयपुर के रहने वाले एक बुजुर्ग का 6.5 लाख रुपए का फर्जीवाड़ा हो गया। फोन से यह फर्जीवाड़ा करने वाला झारखंड से ऑपरेट कर रहा था। गृह मंत्रालय के एफ कोड संचालित साइबर सेफ ऐप ने यह बताया है कि फंड 30 एसबीआई क्रेडिट कार्ड में जमा कराए गए हैं। दोस्तों, परिवहन विभाग ने बिहार में 61 के बदले 76 ड्राइविंग स्कूल खोलने का जिलावार कोटा तय कर दिया है। यह पहले के निर्धारित कोटा की तुलना में बिहार के 15 जिलों में एक और ड्राइविंग स्कूल खोलेंगे। विभाग की ओर से इसको लेकर अधिसूचना जारी कर दी गई है। अधिसूचना के अनुसार नालंदा में 2 के बदले 3, गया में 3 के बदले 4, मधुबनी में 2 के बदले 3, सुपौल में 1 के बदले 2, दरभंगा में 2 के बदले 3, तो गोपालगंज में 1 के बदले 2 ड्राइविंग स्कूल खुलेंगे। इसी तरीके से पटना में 3 के बदले 4, वैशाली में 2 के बदले 3, पूर्णिया में 3 के बदले 4, किशनगंज में 1 के बदले 2, भभुआ में 1 के बदले 2, नवादा में 1 के बदले 2, पूर्वी चंपारण में 2 के बदले 3, मुजफ्फरपुर में 3 के बदले 4, तो जमुई में 1 के बदले 2 ड्राइविंग स्कूल खोलेंगे। जिलों के अधिकारियों को नई संख्या के अनुसार ही कार्रवाई करने को कहा गया है। दोस्तों, बिहार के कई इलाकों में मानसून के कारण भारी बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने पहले ही अलर्ट जारी कर दिया है कि बिहार में भारी बारिश और वज्रपात की आशंका है। मंगलवार को सीमांचल, मिथिलांचल समेत पूरे बिहार में भारी बारिश हुई। वही मंगलवार की शाम सीवान में भारी बारिश की वजह से वज्रपात की चपेट में आने की वजह से 2 लोगों की जान चली गई। खेत में काम करने के दौरान यह हादसा हुआ है। घटना गोरे कोठी थाना क्षेत्र के सिसी टोला मुरारी की है। ब्रिज किशोर प्रसाद और सोमन चौधरी दोनों खेत में बिचरा गिराने के लिए गए थे। तभी यह हादसा हुआ। बिजली गिरने की वजह से दोनों गंभीर रूप से झुलस गए थे। उन्हें इलाज के लिए सदर अस्पताल लाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। दोस्तों, 2022 में होने वाले 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव से पहले राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई है। इसी के चलते पंजाब में आज भी भारतीय जनता पार्टी में भर्ती अभियान चला रहा है। जी हां, बीजेपी में आज पंजाब चुनाव से पहले कई बड़ी हस्तियों ने पार्टी ज्वाइन की है। आपको बता दूं कि बीजेपी में कुछ दिन पहले ही जितिन प्रसाद शामिल हुए थे। उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को छोड़कर जितिन प्रसाद बीजेपी के साथ आ गए। ब्राह्मण समाज से नाराजगी के बीच इसे बीजेपी का अहम कदम माना गया है। आप
आपको बता दें कि साल 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर अभी से ही कमर कसी जा रही है। उत्तर प्रदेश और पंजाब में लगातार हलचल तेज है। इन दो राज्यों के अलावा अगले साल उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर में विधानसभा चुनाव होना है। इसके अलावा अगले साल के अंत में हिमाचल प्रदेश और गुजरात में भी चुनाव होना है। दोस्तों, बंगाल में विधानसभा चुनाव के दौरान अमित शाह ने भाजपा की 200 सीटें जीतने का लक्ष्य तय किया था और जीतने का दावा भी किया था। इस लक्ष्य को साधने के लिए भाजपा ने जी जान झोंक दी थी, लेकिन जब 2 मई को चुनाव का परिणाम निकले तो फिर भाजपा लक्ष्य का आदि भी नहीं साध पाई और उनका रथ 77 पर अटक कर रह गया। इनमें से निश्चित, प्रामाणिक और जगन्नाथ सरकार ने इस्तीफा भी दे दिया। अब भाजपा के पास कुल जमा 75 विधायक रह गए हैं। 5 साल तक टिक पाते या नहीं, इस बात को लेकर भी संयम है। टीएमसी के प्रवक्ता कुणाल घोष ने कुछ दिन पहले ही दावा किया था कि कुछ भाजपा के कुछ सांसदों और विधायकों ने उनकी पार्टी के साथ संपर्क साधा था। इसके बाद से ही वे कौन है, भाजपा में क्या खेल चल रहा है, ऐसे तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक टीएमसी के संपर्क में 3 भाजपा विधायक हैं। इनमें से 1 उत्तर बंगाल और 2 दक्षिण बंगाल से हैं। बाकी के 6-7 विधायक कौन है, इसे लेकर अभी कुछ जानकारी नहीं है। टीएमसी में भी किसी ने अभी उनका नाम नहीं लिया है। हालांकि भाजपा के अंदरूनी सूत्रों की माने तो पार्टी को शक है कि ये 3 विधायक दिनाजपुर से हो सकते हैं। इसके अलावा 2 विधायक नदिया से चुने गए हैं। साथ ही भाजपा नेतृत्व दक्षिण बंगाल के 2-3 विधायकों को लेकर भी चिंतित है। दोस्तों, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को जेल भिजवा देने तक की धमकी देने वाले बीजेपी एमएलसी टुन्ना जी पांडे के ऊपर एक्शन लेते हुए बिहार अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल ने उनको निलंबित कर दिया था। यह बात रहा था, लेकिन अब पार्टी से निलंबित के बाद पार्टी की नाराजगी कम हुई थी और यह माना गया था कि नीतीश के विरोध में बयान देने वाले बीजेपी के नेताओं पर एक्शन हो सकता है। लेकिन अब बीजेपी के इस फैसले को लेकर जो बड़ी खबर सामने आ रही है वह हम आपको भी बताने जा रहे हैं। दरअसल बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल ने जिन एमएलसी टुन्ना जी पांडे को पार्टी से निलंबित कर दिया था, वह अभी भी पार्टी की बैठक में शामिल हो रहे हैं। जब बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल ने पार्टी के जिला अध्यक्षों, जिला प्रभारियों, प्रदेश पदाधिकारियों और विधानसभा प्रभारियों के साथ बैठक की। इसके अलावा उन्होंने पार्टी के सभी मंत्रियों, विधायकों और विधान पार्षदों के साथ भी मीटिंग की। इस मीटिंग के दौरान टुन्ना जी पांडे जी भी जुड़े। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल के साथ साथ संगठन प्रभारी नागेंद्र जी भी पटना से जुड़े हुए थे। डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद और रेणु देवी के अलावा बिहार सरकार के कई मंत्री वर्चुअल मोड में हो रही इस बैठक में जुड़े। खास बात यह रही कि पार्टी के निलंबित विधान पार्षद टुन्ना जी पांडे भी इस बैठक में न केवल जुड़े बल्कि उन्होंने अपनी बात भी रखी। विधान पार्षद टुन्ना जी पांडे ने खुद से जुड़ा पोस्ट अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर किया है। उन्होंने बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल को टैग करते हुए लिखा है कि आज बीजेपी की वर्चुअल मीटिंग में मैं भी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल जी से संवाद किया। आपको बता दें कि नीतीश कुमार को दम भर करके कोसने वाले टुन्ना जी पांडे के ऊपर संजय जायसवाल ने पहले कार्रवाई की और फिर अब पार्टी की बैठक में उनकी मौजूदगी बड़ा सवाल खड़ा कर रही है। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि क्या जनता दल यूनाइटेड को दिखाने भर के लिए ही टुन्ना जी पांडे निलंबित किए गए? या टुन्ना जी पांडे ने नीतीश कुमार को लेकर जो बयान दिया था उसके बाद 4 जून को उन्हें पार्टी से निलंबित कर दिया गया था। खुद संजय जायसवाल ने कार्रवाई की थी, लेकिन अब बीजेपी का असल चेहरा सामने आ गया है। नीतीश कुमार के खिलाफ बयान देने वाले विधान पार्षद पर दिखावे के लिए कार्रवाई तो कर दी गई, लेकिन हकीकत में वे पार्टी की तमाम गतिविधियों में शामिल हो रहे हैं। दोस्तों, लोक जनशक्ति पार्टी के आंतरिक कलह की वजह से बिहार की राजनीति पर सबकी निगाहें टिक गई है। एक तरफ जहां चिराग पासवान के समर्थक उनके चाचा के खिलाफ लगातार नारेबाजी कर रहे हैं, पटना में पार्टी कार्यालय से बाहर चिराग के समर्थक के लिए उनके लिए लगातार नारेबाजी कर रहे हैं। इस दौरान वे इसके लिए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को दोषी ठहरा रहे हैं। एलजेपी के अंदर अकेले ढकेल दिए गए चिराग पासवान ने दिल्ली में अकेले कमरे में बैठकर पार्टी के बचे खुचे नेताओं के साथ वर्चुअल मीटिंग की। मीटिंग में फैसला हुआ है कि लोक जनशक्ति पार्टी के 5 बागी सांसद पार्टी से निकाले जाते हैं। इस दौरान बैठक से बाहर निकलकर चिराग के सबसे करीबी राजू तिवारी ने ऐलान कर दिया है कि चाचा ने भतीजे को धोखा दे दिया। बतौर पार्टी अध्यक्ष चिराग पासवान ने सांसदों की पार्टी सदस्यता समाप्त करने का ऐलान किया। इस बात की सूचना उन्होंने चुनाव आयोग और फिर लोकसभा स्पीकर को भी दी। इधर चिराग पासवान के चाचा पारस ने चिराग को ही पार्टी के अध्यक्ष पद से हटाने और फिर सूरजभान सिंह को कार्यकारी अध्यक्ष बनाने का ऐलान कर दिया। फिलहाल यह फैसला अब
अब चुनाव आयोग को करना है कि रामविलास पासवान की पार्टी पर वाजिब हक उनके बेटे चिराग पासवान का है या फिर भाई पशुपति पारस का। पार्टी के अंदर समर्थन की बात हो तो भतीजे चिराग पर चाचा पशुपति पारस भारी पड़ते दिख रहे हैं, क्योंकि एक दिन पहले ही पशुपति पारस ने चिराग पासवान से लोकसभा में पार्टी का नेता पद छीना है। लोकसभा सचिवालय ने पशुपति पारस के नाम को मंजूरी भी दे दी है। दोस्तों, बिहार में बाढ़ के कारण उफनाई नदी के तेज धार में बोलेरो जाकर फंस गया और बहा ले गए। जी हां, बिहार में मानसून ने प्रवेश कर लिया है। वहीं अब बिहार के कई इलाकों में बाढ़ का संकट भी घिरने लगा है। नदियों के जलस्तर में तेजी से बढ़ोतरी हो रही है। वहीं नेपाल में हो रही मूसलाधार बारिश के कारण गंडक बराज के जलस्तर में काफी वृद्धि दर्ज की जा रही है। यह बराज के सभी फाटकों को सुरक्षा के दृष्टिकोण से खोलकर सिंचाई विभाग ने सभी कर्मियों को हाई अलर्ट रखा है। वहीं नदियों के बढ़ते जलस्तर से लोगों के जान माल का खतरा भी बढ़ गया है। यह पश्चिमी चंपारण के बगहा में एक बोलेरो गाड़ी नदी में लगभग पूरी तरीके से डूब गई। हालांकि गाड़ी में सवार ड्राइवर को बाहर निकाल लिया गया। जी पश्चिम चंपारण के बगहा में हरना नदी में एक बोलेरो कार नदी में बह गई। यह मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार हरहा नदी के उफने हालात को देखकर भी एक बोलेरो ड्राइवर अपनी मनमानी से बाज नहीं आया। वह तेज बहाव के बीच भी गाड़ी को लेकर आगे बढ़ गया। इस दौरान स्थानीय लोगों ने उसे काफी समझाया कि वह गाड़ी को लेकर आगे नहीं जाए, लेकिन उसने किसी की बात नहीं सुनी और गाड़ी लेकर आगे बढ़ गया, नदी में कूद गया। यह फैसला उसे भारी पड़ गया। देखते ही देखते बोलेरो नदी के पानी में बहने लगी और फिर लगभग पूरी तरीके से बोलेरो डूब गई। हालांकि लोगों ने वहां फौरन तेजी दिखाते हुए गाड़ी में सवार 2 व्यक्ति को बाहर निकाल दिया। गाड़ी को बहता हुआ देखकर लोगों ने गाड़ी को रस्सी के सहारे पेड़ से बांध दिया, जिससे वह आगे नहीं बढ़ सकी। लेकिन पानी के तेज बहाव में केवल उसका ऊपरी हिस्सा ही दिख रहा है। दोस्तों, राजनीति राष्ट्रीय स्तर पर हो या फिर प्रदेश के स्तर पर, वह हमेशा बदलती और पलटती ही रहती है। यह राजनीति में कब कौन सत्ता में आ जाए और कब गेंद किसके पाले में चली जाए, यह कोई नहीं जानता। यह इन दिनों बिहार की राजनीति देश भर में चर्चा में बने हैं। यह इसका कारण है चिराग पासवान और उनकी पार्टी लोजपा में हुई बड़ी टूट। यह वही दूसरी तरफ बिहार कांग्रेस में भी सब कुछ सही नहीं चल रहा है। यह बिहार कांग्रेस के नेता भी पार्टी छोड़ने के मोड में नजर आ रहे हैं। इन सब के बीच राजनीतिक गलियारों से एक और खबर सामने आई है, जहां मुकेश सहनी ने लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव को झटका दिया है। यह लालू यादव के करीबी माने जाने वाले बद्री पूर्वी को वीआईपी में शामिल कर लिया गया है और उन्हें पार्टी का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी बना दिया गया। वीआईपी यानी कि विकासशील इंसान पार्टी के इस दांव से तेजस्वी यादव को झटका लगा है। दोस्तों, लोक जनशक्ति पार्टी यानी कि एलजेपी में मचे घमासान के बीच कई सवाल राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बना पड़ा है। पहला यह कि अब एलजेपी में आगे और क्या होगा। बड़ा सवाल यह है कि एलजेपी में मचे इस घमासान के बाद चिराग पासवान की राजनीति पर क्या असर पड़ेगा। एलजेपी के 5 सांसद भले ही बागी हुए हैं और उन्होंने अपना नेता पशुपति कुमार पारस को मान लिया है, लेकिन आम धारणा अब भी यही है कि एलजेपी के नेता अब तक चिराग पासवान ही है। तय है कि उनके समर्थक उनका साथ नहीं छोड़ रहे हैं। दरअसल रामविलास पासवान की जगह कार्यकर्ता उनके भाई पशुपति पारस को स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं। आपको बता दें कि रामविलास पासवान अपने निधन से पहले चिराग पासवान को राजनीति में स्थापित कर चुके थे। राजनीति के जानकार बताते हैं कि चिराग पासवान को यूं ही इग्नोर नहीं किया जा सकता है। साथ ही बीजेपी भी चिराग पासवान को छोड़कर नीतीश कुमार को बेलगाम होने और फिर लालू प्रसाद यादव को और मजबूत होने का मौका नहीं देगी। आपको बता दें कि पिछले विधानसभा चुनाव में चिराग पासवान ने अहम भूमिका निभाई थी और नीतीश कुमार को भारी नुकसान पहुंचाकर बीजेपी को एनडीए में बड़े भाई की भूमिका में पहुंचा दिया था। लोजपा के अकेले चुनावी मैदान में होने की वजह से नीतीश कुमार को 30 से ज्यादा सीटों का नुकसान हुआ था। चिराग पासवान को भले ही विधानसभा चुनाव में एक ही सीट मिली, लेकिन उन्होंने यह तो साबित कर दिया है कि वे अकेले जीतने की ताकत भले ही ना रखते हो, लेकिन किसी को हराने में वे सक्षम जरूर हैं। यह राजनीतिक जानकार बताते हैं कि अगर भाजपा चिराग पासवान की अनदेखी करती है तो उन्हें अपने साथ लेने में लालू प्रसाद यादव भी 1 मिनट की देरी नहीं कर लगाएंगे। ऐसे में आरजेडी ने चिराग पासवान को खुला ऑफर भी दे दिया है कि वे आरजेडी में साथ हो जाएं और तेजस्वी यादव के साथ कंधा से कंधा मिलाकर काम करें। अगर चिराग पासवान आरजेडी के साथ चले जाते हैं तो फिर सत्ता पर काबिज होने की तेजस्वी यादव की राह आसान हो जाएगी और सबसे ज्यादा मुश्किल में बीजेपी होगी। राजनीतिक के जानकारों का कहना है कि नीतीश कुमार के साथ साथ चिराग पासवान को भी साथ लेकर चलना बीजेपी की मजबूरी है। मंत्रिमंडल विस्तार में भले ही जेडीयू के विरोध के कारण चिराग पासवान को जगह न मिल पाए, लेकिन आगामी चुनाव में उन्हें साथ रखने की रणनीति पर अभी से ही बीजेपी काम करेगी।
दोस्तों देश में 5G नेटवर्क पर काम शुरू हो चुका है। इसको लेकर टेलीकॉम कंपनियां ट्रायल भी कर रही है। अभी हाल ही में भारतीय एयरटेल ने 5G ट्रायल गुरुग्राम में शुरू किया है। इसमें डाउनलोड स्पीड 1 Gbps तक है। अब खबर आ रही है कि रिलायंस जियो भी मुंबई में 5G ट्रायल शुरू किया है। 5G ट्रायल के लिए इसने देश में ही डेवलप किए 5G इक्विपमेंट और टेक्नोलॉजी का यूज किया है। इसके अलावा यह दूसरे वेंडर्स जैसे सैमसंग, एडिसन और नोकिया से बात कर रहा है ताकि दूसरे शहरों में भी आने वाले टाइम में ट्रायल शुरू किया जा सके। इसको लेकर ईटी ने अपने सोर्स के हवाले से रिपोर्ट किया है। पहचान न बताने की शर्त पर एक सीनियर एग्जीक्यूटिव ने बताया है कि रिलायंस जियो मीट का यूज करके मुंबई में 5G ट्रायल कर रहा है। कहा जा रहा है कि इसकी स्पीड 4G से भी काफी ज्यादा है। उन्होंने बताया है कि 5G इक्विपमेंट को भारत में लोकल पार्टनर की मदद से मैन्युफैक्चर किया गया है। साइट डिस्प्लॉयड के मामले में जियो का 5G ट्रायल काफी बड़ा है। यह ट्रायल को जल्द ही दूसरे शहरों और एरिया में शुरू किया जाएगा। दिल्ली, मुंबई, गुजरात और हैदराबाद में जियो ने ट्रायल के लिए अप्लाई कर दिया है। दोस्तों अगर आपका अकाउंट SBI में है तो फिर यह खबर आपके लिए है। जी हाँ, डिजिटल हो रही दुनिया में ऑनलाइन फ्रॉड के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। जी हाँ, देश के सभी बैंक अपने ग्राहकों को इसको लेकर अलर्ट करते रहते हैं, मगर ठग हर रोज नए तरीके से लोगों को अपनी जाल में फंसाने की पूरी कोशिश करते हैं। जी हाँ, कई लोग उनके जाल में फंस भी जाते हैं। देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक SBI ने अपने ग्राहकों को ऐसे धोखेबाजों से सतर्क किया है और कुछ दिशा निर्देश भी जारी किया है। यह साइबर अपराधी इन दिनों KYC का झांसा देकर लोगों को अपनी जाल में फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी कि SBI ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि KYC धोखाधड़ी वास्तविक है और यह पूरे देश में फैल गया है। जालसाज आपका व्यक्तिगत डिटेल्स प्राप्त करने के लिए बैंक कंपनी के प्रतिनिधि होने का नाटक करते हुए एक टेक्स्ट मैसेज भेज रहे हैं। ऐसे साइबर अपराधियों की रिपोर्ट आप साइबर क्राइम के पास जरूर करें। दोस्तों पिछले कुछ महीनों पर नजर डालें तो फिर देश में जरूरी खाने की चीजें जिसमें दाल और खाने का तेल भी शामिल है, उसकी कीमतों में काफी उछाल आया है, जिसका सीधा असर देश के आम घरों के बजट पर पड़ा है। लोगों का कहना है कि महामारी में रोजगार जितना कम हुआ है, महंगाई उतनी ही तेजी से बढ़ी है। इस महंगाई के जहां कई अलग अलग कारण हैं, वहीं अंतरराष्ट्रीय ग्लोबल कमोडिटी मूल्यों में उछाल भी इसका बड़ा कारण है। खाने के तेल के एक ब्रांड की बात करें तो इसकी कीमत देश में 50% तक बढ़ गई है और इसी तेल की कीमत बंगाल में 77% बढ़ी है। वही सरसों का तेल, पाम ऑयल और दूसरे खाने के तेल की कीमतों में जबरदस्त 30% तक का उछाल आया है। यह हाल दालों का भी है। तुअर जैसी दालों के दाम देश भर में कमोबेश 25% तक बढ़ गया है। सोमवार को जो आंकड़े आए हैं उसके मुताबिक महंगाई पिछले 6 महीने के सबसे उच्च स्तर पर पहुंच चुका है। मई के महीने में पेट्रोल के दाम बढ़ना भी इसकी एक वजह भी शामिल रही है। लेकिन इन बढ़ती कीमतों ने RBI को भी चिंता में डाल दिया है, जिस पर अर्थव्यवस्था को आर्थिक रूप से वापस पटरी पर लाने का दबाव बढ़ गया है। दोस्तों लोजपा में चल रहे विवाद के बाद पहली बार राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपना पक्ष रखा है। उन्होंने कहा है कि पिता रामविलास पासवान के रहते ही कुछ लोग उनकी पार्टी को तोड़ने में लग गए थे। इसको लेकर खुद रामविलास पासवान ने अपने भाई पशुपति कुमार पारस से पूछा भी था। उन्होंने कहा कि पिछले विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी हारी नहीं बल्कि बड़ी जीत दर्ज की। उनकी पार्टी का वोट प्रतिशत पहले से बढ़ा है। सीटें कम आई है जरूर, लेकिन लोजपा ने चुनाव में जीत के लिए अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं किया। चिराग पासवान ने कहा है कि लोजपा संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष और राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से उनको हटाए जाने का फैसला पार्टी के संविधान के अनुरूप नहीं है। दोस्तों पूर्णिया का मखाना लोगों को कोरोना से लड़ने की ताकत देगा। इस सूखे मेवे में हर वह जरूरी विटामिन है जो किसी व्यक्ति को कोरोना से लड़ने की ताकत देता है। वैज्ञानिकों का मानना है कि इम्यूनिटी बनाने की भी यह सहायक है। इसके साथ ही इसमें दिल के मरीजों को भी राहत देने वाले में भी तत्व पाए जाते हैं। बिहार में सबसे अधिक मखाना का उत्पादन करने वाला जिला पूर्णिया है। यहाँ हर साल औसतन 7,000 हेक्टेयर में मखाना की खेती होती है, जिससे हर साल 14,000 दक्ष क्विंटल का उत्पादन होता है। यह बिहार में हर साल औसतन 35,000 दक्ष क्विंटल मखाना का उत्पादन होता है। पूर्णिया में मखाना का प्रोडक्शन प्लांट नहीं रहने के कारण 40,000 परिवार मखाना फोड़ी का काम करके अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं।
दोस्तों, रसोई गैस सिलेंडर को बुक करना अब चुटकियों का खेल है। जी, आपको सिर्फ एक मिस कॉल देना है और फिर एलपीजी सिलेंडर आपके दरवाजे पर होगा। जी, आईओसी अपने कस्टमर्स को यह सर्विस देता है। अब देश के किसी भी हिस्से में बस एक मिस कॉल करके अपना एलपीजी सिलेंडर बुक कर सकते हैं। जी, मिस कॉल के जरिए एलपीजी सिलेंडर की बुकिंग की सुविधा आईओसी ने इसी साल फरवरी में ही शुरू की थी। पहले ग्राहकों को कस्टमर केयर पर जाकर काफी लंबे समय तक कॉल को होल्ड पर रखना पड़ता था, लेकिन अब ऐसा करने की जरूरत नहीं है। यह सिर्फ एक मिस कॉल और फिर गैस सिलेंडर आपके दरवाजे पर होगा। जी, आईओसी ने इसके लिए एक ट्वीट के जरिए अपने एलपीजी ग्राहकों को जानकारी दी है। आईओसी ने मिस कॉल के लिए नंबर भी जारी कर दिया है, जो कि है 8454955555। जी, आपको सिर्फ अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से इस नंबर पर कॉल करना है। दोस्तों, राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण ट्रस्ट पर जमीन घोटाले के आरोप लगे हैं। इन आरोप के लगने के बाद देश में हर कोई ट्रस्ट को शक की निगाहों से देख रहे हैं। इन आरोपों के बीच अब शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती ने भी ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय को गैर जिम्मेदार बताया है। शंकराचार्य ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से ट्रस्ट के महासचिव को हटाने की मांग भी की है। शंकराचार्य ने कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने अयोध्या में हो रहे राम मंदिर निर्माण में लगे ट्रस्ट के बहाने आरएसएस और बीजेपी पर जमकर निशाना साधा है। यह शंकराचार्य ने कहा है कि सरकार ने ट्रस्ट बनाया है और उसमें भ्रष्टाचारियों को शामिल कर लिया है। चंपत राय कौन है, यह पहले कोई नहीं जानता था, लेकिन उन्हें राम मंदिर ट्रस्ट में बड़ी जिम्मेवारी दे दी गई। दोस्तों, देश में अपराधियों के हौसले काफी बुलंद हो चुके हैं। यह पुलिस का खौफ उनके मन से गायब हो चुके हैं। खासकर जब बात शराबबंदी कानून की आती है तो फिर इसकी वास्तविकता किसी से छिपी नहीं है। यह पुलिस की नाक के नीचे शराब का धंधा बड़ी आसानी से फल फूल रहा है। इतना ही नहीं, पुलिस अगर इन धंधेबाजों को पकड़ने में भी जाती है तो फिर कई पुलिस पर हमले की खबर भी सामने आती है। यह ताजा मामला राजधानी पटना का है, जहां अवैध शराब निर्माण की सूचना पर छापेमारी करके लौट रही पुलिस पर धंधेबाजों ने हमला कर दिया और पुलिस वहां पर से जान बचाकर भाग गए। दोस्तों, बिहार में पॉलिथीन पर लगा प्रतिबंध अब आगे बढ़कर प्लास्टिक तक आ गया है। यह राज्य मंत्रिमंडल ने इसको लेकर मंगलवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में फैसला लिया है। यह बिहार में पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के प्रधान सचिव दीपक कुमार ने बताया है कि आज इसको लेकर अधिसूचना जारी कर दिए जाने की तैयारी में है। यह कानून लागू हो जाने के बाद बिहार में सिंगल यूज प्लास्टिक यानी कि केवल एक बार इस्तेमाल होने वाले प्लास्टिक पर पूरी तरीके से प्रतिबंध लगाया जाएगा। यह प्रतिबंध ऐसे प्लास्टिक के उपयोग के साथ ही बिक्री और निर्माण पर भी लागू होगा। यह प्रतिबंध के दायरे में थर्माकोल को भी लाया गया है। यह थर्माकोल का इस्तेमाल कई तरीके के उत्पादों में किया जाता है। यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने करीब 2 साल पहले देशवासियों से सिंगल यूज प्लास्टिक का इस्तेमाल छोड़ने की अपील की थी। यह बिहार में अब तक पॉलिथीन पर प्रतिबंध था, जब प्लास्टिक पर प्रतिबंध अब लगाया जा रहा है। पॉलिथीन का मतलब आमतौर पर उन थैलियों से समझा जाता है जिन्हें हम हल्के बैग की तरह इस्तेमाल करते हैं। सिंगल यूज प्लास्टिक के अंतर्गत प्लास्टिक की वैसी चीजें आती है जिन्हें हम एक बार इस्तेमाल के बाद फेंक देते हैं। इनमें प्लास्टिक बैग, प्लास्टिक की बोतलें, स्ट्रॉ, कप, प्लेट्स, पैकिंग में इस्तेमाल होने वाले रेपर और प्लास्टिक शीट्स के अलावा थर्माकोल भी शामिल है। यह बिहार सरकार की ओर से अधिसूचना जारी करने के बाद ही इसको लेकर पूरी तरीके से जानकारी मिल पाएगी। जी हां, निर्माणकर्ता, दुकानदार और इस्तेमाल करने वालों को इसका प्रयोग बंद करने के लिए 6 महीने का वक्त मिलेगा। यह वक्त अधिसूचना जारी होने के साथ गुजरना शुरू हो जाएगा। समय सीमा खत्म होने के बाद ऐसा प्लास्टिक पाए जाने पर दंड का प्रावधान रहेगा, चाहे वो जेल जाना हो या फिर दंड देना हो। दोस्तों, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी कि एसबीआई अपने ग्राहकों को बेहतर सुविधा देने के लिए प्रयास करता रहता है। यह ग्राहकों को बैंक ब्रांच से लेकर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में कई तरह की सुविधाएं मिलती है, लेकिन कई बार ग्राहक बैंक कर्मचारियों के व्यवहार या फिर उनके काम करने के तरीके से खुश नहीं होते हैं। अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो फिर आपको लगता है कि बैंक कर्मचारियों का व्यवहार ठीक नहीं है, तो आप एसबीआई के प्लेटफॉर्म पर इसकी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। कई ग्राहक सोशल मीडिया पर बैंक ब्रांच में हुए अभद्र व्यवहार या फिर बैंक कर्मचारियों से कोई शिकायत को लेकर पोस्ट करते रहते हैं। ऐसे में वे ग्राहक एसबीआई के प्लेटफॉर्म पर जाकर उनकी शिकायत कर सकते हैं, जिसके बारे में खुद एसबीआई ने जानकारी दी है। तो आइए जानते हैं कि बैंक कर्मचारियों के खिलाफ शिकायत किस तरीके से की जा सकती है और पोर्टल पर शिकायत से जुड़े नियम क्या है। तो अगर शिकायत दर्ज कराने की प्रोसेस की बात करें तो एसबीआई बैंक कर्मचारी cms.onlinesbi.com/cms पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं। इस वेबसाइट पर जाने के बाद जनरल बैंकिंग पर और उसके
ब्रांच रिलेटेड कैटेगरी में शिकायत दर्ज करवा दें। ऐसे में अगर भविष्य में आपके साथ भी बैंक कर्मचारी द्वारा गलत व्यवहार किया जाता है तो इस प्रोसेस के जरिए शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। दोस्तों, बिहार पुलिस की गाड़ी की स्टीयरिंग अब अस्थायी चालकों के हाथों में होगी। यह संविदा पर बहाल किए गए ड्राइवरों की अब सेवा आगे नहीं ली जाएगी। इसे लेकर बिहार पुलिस मुख्यालय से निर्देश भी जारी किया गया है। यह मुख्यालय ने 21 जुलाई तक संविदा चालकों की सेवा समाप्त करने का फैसला किया है, जिसके बाद यह स्पष्ट हो गया है कि जिन थानों में अभी तक प्राइवेट ड्राइवर बहाल किए गए हैं उनकी सेवा अब खत्म हो जाएगी। इस तारीख के बाद मानदेय देना बंद हो जाएगा। आपको बता दें कि 2010 में संविदा पर चालकों की के लिए विज्ञापन निकाला गया था, जिसके तहत यह शर्त तभी रख दिया गया था कि अगर इन चालकों की सेवा समाप्त की जाएगी तो 1 माह पहले उन्हें नोटिस दे दिया जाएगा। उसी नियमों को देखकर अब 1 माह पहले यह नोटिस जारी कर दिया गया है और 31 जुलाई तक सेवा समाप्त करने का आदेश जारी कर दिया गया है। दोस्तों, बिहार का दरभंगा एयरपोर्ट प्रतिदिन नए नए कारनामे अपने नाम कर रहे हैं। यह ताजा रिपोर्ट के मुताबिक दरभंगा एयरपोर्ट से फ्लाइटों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है। इस एयरपोर्ट पर यात्रियों की संख्या भी तेजी के साथ बढ़ रही है। इस बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है कि दरभंगा से अब दिल्ली, मुंबई और बेंगलुरु के लिए 2-2 फ्लाइटें उड़ान भरेगी रोज। जो लोग इन शहरों के लिए यात्रा करना चाहते हैं वे ऑनलाइन के द्वारा टिकट बुक कर सकते हैं, क्योंकि टिकटों की बुकिंग भी शुरू हो चुकी है। आपको बता दें कि स्पाइस जेट अहमदाबाद, हैदराबाद, कोलकाता और पुणे के लिए एक विमान का संचालन कर रहा है, जबकि दिल्ली, मुंबई और बेंगलुरु के लिए अब 2-2 विमान का संचालन किया जाएगा। स्पाइस जेट ने यह फैसला यात्रियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए लिया है। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई कैबिनेट की बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए हैं। केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया है कि कैबिनेट ने किसानों के हित में बड़ा फैसला लिया है। उन्होंने बताया कि डीएपी खाद पर बाजार कीमत में बढ़ोतरी का बोझ अब सरकार उठाएगी। मंडाविया ने बताया है कि डीएपी खाद में वैश्विक कीमत बढ़ने पर स्वाभाविक तौर पर बाजार कीमत बढ़ी है। यह सरकार ने फैसला लिया है कि बढ़ी हुई कीमत का बोझ किसानों पर नहीं आना चाहिए। किसानों को अब पुरानी बाजार की कीमत पर ही डीएपी मिलेगा और सरकार द्वारा दी जाने वाली सब्सिडी बाजार कीमत के मुताबिक बढ़ जाएगी। दोस्तों, आज का न्यूज़ बस यहाँ था। कैसा लगा जरूर अपना सुझाव दीजिएगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो फिर इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलो दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय बिहार।